हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से वीडियो को देखकर तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं कह दूं कि सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो सीबीएसई, आरबीएसई या कोई भी अदर स्टेट बोर्ड का कोई भी बच्चा है वो हमारे यहाँ से फिजिक्स की बहुत शानदार तैयारी कर सकता है। इवन कह दें साइंस की, कंप्लीट साइंस ही आपको यहाँ पे करवाई जाएगी, बायोलॉजी भी यहाँ पे करवाई जाएगी, आपको केमिस्ट्री भी करवाई जाएगी, कंप्लीट आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो ठीक है ना, तो आप हर तरीके से यहाँ से साइंस का कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरी मैं आपको बात कहूँ कि मैथ की वीडियो भी यहाँ पे आपको कंटिन्यू मिल रही है, तो बिल्कुल बेहतरीन तैयारी यहाँ पे कीजिएगा। ठीक है ना, कि अगर यहाँ से एक शेर मुझे याद आ गया, वो मैं थोड़ा सा सुना देता हूँ तुम्हें, कि हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, कि हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। बहुत शानदार लिखा है लेखक ने, क्या बात लिखी है। ठीक है, अच्छा चलो देखो सिंपल। आज की वीडियो में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम कॉनकेव मिरर के यूजेज पढ़ेंगे। ठीक है, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग। ठीक है, ये आप ध्यान देंगे भाई, बहुत शानदार टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो पहला 3 उपयोग यहाँ पे बढ़ाने वाला हूँ आपको। हेडलाइट्स, सर्च लाइट, है ना, टॉर्चेज एटसेट्रा। ठीक है, ये होगा हेडलाइट में यूज करेंगे, सर्च लाइट में करेंगे और टॉर्चेज में करेंगे। दूसरा हमारे पास हो जाएगा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे कर लेंगे, जो गाड़ियों की हेडलाइट होती है, जो सर्च लाइट होती है या फिर जो टॉर्च होती है, उनमें कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। फिर अगला हम कर सकते हैं कि डॉक्टर्स के द्वारा, डॉक्टर्स आर यूज्ड द concave mirror to observe the parts like eye, throat, tooth, ear, etc. ठीक है ना, कि डॉक्टर्स के द्वारा डॉक्टर्स के द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है आंख, नोज का भी किया जाता है भाई ना, है ना, आई, थ्रोट मतलब आंख, गला, दांत तथा कानों के ऑब्जर्वेशन के लिए जो डॉक्टर्स के द्वारा है, जो इसका यूज किया जाता है। तीसरा पॉइंट अपने पास आएगा, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इन सोलर कुकर। ठीक है, सोलर कुकर द concave mirror is used to collect the large amount of light in small area, है ना, इन स्मॉल एरिया। ये भी सिंपल आप याद रखेंगे कि लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट को एक छोटे से पॉइंट के ऊपर लाने के लिए सोलर कुकर में जो है कॉनकेव मिरर का ही यूज किया जाता है। देखो कैसे, कि यहाँ पे अगर हम एक कॉनकेव मिरर लगा दें और यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे लटका दिया सोलर कुकर। ठीक है, यहाँ पे लटका दिया भाई सोलर कुकर। ठीक है, कुकर बहुत शानदार है, ये इसकी सीटी हो जाएगी, सीटी पे सीटी। ठीक है, अच्छा तो होता क्या है कि जैसे ही सनलाइट आती है ना, इधर से सनलाइट आती है, तो ये क्या करेगा, इसको एक ही पॉइंट के ऊपर फोकस करेगा, पूरी सनलाइट कुकर के पेंदे में लगेगी। अब सिंपल सी बात, अगर फैल के लग रही है तो यहाँ पे काम देगा नहीं। अगर एक जगह के ऊपर लाइट लग रही है, देन जो भी हम खाना पकाएंगे, भोजन पकाएंगे, है ना, स्वादिष्ट सा, वो इसमें जल्दी पक जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। तो 3 यूजेस हमने पढ़े हैं कॉनकेव मिरर के अवतल दर्पण के, पहला सर्च लाइट, हेडलाइट और टॉर्चेज में। दूसरा हमने पढ़ा डॉक्टर्स के द्वारा जो आई, थ्रोट, टूथ और जो ईयर है, इनको ऑब्जर्वेशन के लिए भी कॉनकेव मिरर का यूज किया जा सकता है। और सोलर कुकर में भी कॉनकेव मिरर का यूज किया जा सकता है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी लिख सकते हैं मेरे हिसाब से कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है
बहुत सारी प्रकाश की किरणों को एक जगह के ऊपर एकत्रित करने के लिए, ठीक है। और डॉक्टर्स के द्वारा आँख, कान, नाक, गला और दांतों को ऑब्जर्वेशन के लिए डॉक्टर्स के द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हेडलाइट, सर्चलाइट और टॉर्चेज में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी नोट कर लेंगे। क्लियर है भाई? ये आ गए आपके 3 यूजेज, ठीक है। इसके नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग, ठीक है ना। उत्तल दर्पण के उपयोग अभी हम पढ़ने वाले हैं। और कोई देख लेते हैं, कोई अच्छा सा मिलेगा तो नहीं, ठीक है। बिल्कुल सही है, तीनों यूज आप ज़्यादा याद रखोगे, ठीक है। इसको एज कर देते हैं। और सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पहला और ये तीसरा। डॉक्टर्स वाला भी ठीक ठाक है, लेकिन ज़्यादा एग्जाम में हेडलाइट वाला जो है एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तीनों यूजेज आई होप आपने नोट कर लिए होंगे, नहीं भी की तो वीडियो को रिवर्स करके और पॉज करके देख लेना, ठीक है। यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण के उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ भाई, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। अच्छा, वो दाढ़ी बनाने वाला दर्पण था ना, उसमें भी वो पीछे किया था कॉनकेव वाला ही, वही यूज हो जाएगा। चलो आगे देखो। यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट यूज है कॉन्वेक्स मिरर इज यूज टू rear view of vehicles, है ना। वाहनों में पश्च दृश्य, पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। हाँ, रोड लाइट या कह सकते हैं स्ट्रीट लाइट में भी कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। अगला सुन लो भैया, ये दोनों समझ गए, है ना। इन लार्ज शॉप, जो बड़ी दुकानें जो होंगी उनमें भी इनका उपयोग किया जाता है। शॉप या कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स जो होगा, कॉम्प्लेक्स, उनमें भी इन लार्ज शॉप और कॉम्प्लेक्स द कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड टू कवर द entire area of shop. It is using like कैमरा, ठीक है। इसको कैमरा की तरह भी यूज किया जा सकता है। भाई बड़ी बड़ी दुकानों में हम लगा देंगे एक जगह पे, तो ऐसे आपने देखा भी होगा, ऐसे मुड़ा हुआ लगा रहता है। इस स्पेयर का गोल है ना, सर्किल के जैसा, और मुड़ा हुआ ऐसे लगा रहेगा। उसमें पूरी, जैसे अगर यहाँ पे कॉर्नर पे लगा देंगे ना, तो पूरी दुकान का व्यू दिख जाएगा उसमें। कॉर्नर पे लगा देंगे ना, पूरी दुकान उसमें दिख जाएगी। तो कैमरे की जगह पे भी इसका यूज किया जा सकता है। स्ट्रीट लाइट, रोड लाइट जो होगी, उसमें प्रकाश को फैलाने के लिए, डाइवर्ज करने के लिए कॉन्वेक्स का, कॉनकेव का जो यूज किया था ना हमने, कॉनकेव का किया था हमने डाइवर्ज करने के लिए, कन्वर्ज करने के लिए, है ना, कन्वर्ज करने के लिए, ठीक है। इसका हम यूज करेंगे डाइवर्ज करने के लिए। लाइट रे को डाइवर्ज कर देगा, फैला देगा, वहां पे हम इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये तीनों चीज यूजेज हो गए आपके पास कॉन्वेक्स मिरर के। आई होप आपको याद होंगे, समझ में भी आ गए होंगे। स्ट्रेट लाइट और रोड लाइट में भी कॉन्वेक्स का, और कॉन्वेक्स मिरर का रियर व्यू, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि एग्जाम में क्वेश्चन। ये अब की बार 2026 में भी आया था आरबीएससी बोर्ड में, ठीक है।
अच्छा, और सोप में, कॉम्प्लेक्स में या फिर जो भी होंगे, बड़े एरिया को कवर करने के लिए, हम बड़े एरिया को कहीं पे भी देख लेना, तो बड़े एरिया को छोटी सी जगह पे कवर करना चाहता ना, तो वहाँ पे हमें कॉन्वेक्स का ही यूज़ करना पड़ेगा भाई, कॉन्वेक्स का ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास यूजेज। साइन कन्वेंशन एक बार ध्यान से समझ लो तुम, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, साइन कन्वेंशन सुनना, क्लियर है? साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। ठीक है, मिरर्स में आप ध्यान देख लेंगे, देखो मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक स्ट्रक्चर टाइप, एक टेबल टाइप बना देता हूँ। मेरे को ये बता दो बस, ये कंफर्म कर लेने दो कि जहाँ तक बनाई है वहाँ तक दिख रही है क्लियर सभी को? बिल्कुल, बहुत शानदार तरीके से हमें दिख रही है सर, रिस्पॉन्स भी आ गया और सर ने भी देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंपल शब्दों में हम बना देते हैं, सीरियल नंबर लिख देंगे हम। ठीक है, 1, हमारे पास क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी, 6 चीज़ें हमारे पास यहाँ पे होने वाली हैं। आप भी इस टेबल को नोट कर लेना और अपने दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में अच्छे से बैठा लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आएगा और न्यूमेरिकल में आप गलत करके आओगे। 1 3 2 3 4 5 और 6। ठीक, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होंगी, जो भी जैसे आर हो गया, एफ हो गया, है ना, पैरामीटर की बात करेंगे ना, पैरामीटर की बात करेंगे। ठीक है, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम सिंपल शब्दों में बात कर ले तो मैं सबसे पहले बात करूँगा यू की, फिर मैं बात करूँगा वी की, फिर हम बात करेंगे एच की। ठीक है ना, H1 कर लो या H2 कर लो या फिर H कर लो और इसको H डैश कर लो, जो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, अच्छा, ये आ जाएगा आपके पास M और ये आ जाएगा आपके पास फोकस बिंदु। ठीक है ना, R तो F के हिसाब से हो ही जाएगी हमारे पास कंफर्म। ठीक है, अच्छा, ये हम करेंगे कॉनकेव, कॉनकेव मिरर के लिए, और ये हम करेंगे कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि ये जो U है ऑलवेज नेगेटिव होगा, इसमें भी नेगेटिव होगा, इसमें भी नेगेटिव होगा। सबसे पहले तो ये समझ लो, U जो है बिंब की दूरी है, मतलब वस्तु की दूरी है, ये हमेशा नेगेटिव होगी दोनों में। V की बात करते हैं, तो इसमें नेगेटिव होगी फॉर रियल इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड के लिए, और पॉजिटिव होगी इसमें वर्चुअल के लिए, है ना। इस टेबल को जो है बिल्कुल ध्यान से उतार लेना, कि मुझे शायद ऐसा याद रहा है कि जब आपको नोट्स लिखवाए गए थे तब शायद इसमें ये हमने नहीं किया था, ऐसा मुझे कुछ याद आ रहा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे H जो है, या फिर कह सकते हैं कि H1 प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी, कुछ भी हो चाहे ऑलवेज पॉजिटिव है हमारे पास होगी। लेकिन बिंब की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास नेगेटिव होगी, किसके लिए? रियल एंड इन्वर्टेड के लिए। पॉजिटिव होगी वो आपके पास वर्चुअल के लिए। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड के लिए वह नेगेटिव होगी और वर्चुअल के लिए है पॉजिटिव होगी। क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट को रखना है भाई दिमाग में। और H1 का तो हमने लिख ही लिया है, ऑलवेज पॉजिटिव होगी हमारे पास, सिंपल। ठीक है, मैग्निफिकेशन की हम बात करें, अगर बात करें तो मैग्निफिकेशन इसके बाद मैं पढ़ाने वाला हूं। M इक्वल टू आएगा आपके पास H और H1 अपॉन में H2। ठीक है, अगर यहाँ पे एक भी नेगेटिव आ रहा है तो हम यहाँ पे कह देंगे मैग्निफिकेशन भी होगा नेगेटिव, किसके लिए? रियल इमेज के लिए, और पॉजिटिव होगा आपके पास वर्चुअल के लिए। सिंपल है। और फोकस दूरी जो है वो हमारे पास कैसी होगी भाई? ऑलवेज नेगेटिव होगी। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से नोट कर लेना है कॉनकेव मिरर के लिए। अब कॉन्वेक्स के लिए बात करते हैं, तो कॉन्वेक्स के लिए इमेज जो है दूसरी साइड में बनती है कि हमेशा वर्चुअल बनेगी, तो पॉजिटिव रहेगा। H डैश की बात करें तो ये भी आपके पास पॉजिटिव रहेगा, H की बात करें तो ये भी आपके पास पॉजिटिव रहेगा, सिंपल। मैग्निफिकेशन की बात करें तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव रहेगा, मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव रहेगा, और फोकस दूरी भी पॉजिटिव रहेगी। सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई, उतार लो ध्यान से उतार लो, इसको बहुत काम में आने वाला है न्यूमेरिकल में, है ना। उधेड़ देंगे धागे, ठीक है ना। उतार लो फटाफट, नोट करो इसको।
आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं अभी हम, है ना। इसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे पहले हमें मैग्नीफिकेशन करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, अभी कर लेंगे। तो ये आपने उतार लिया होगा, ठीक है। अभी देखो फटाफट, साइन कन्वेंशन में क्या होता है कि जैसे हम ग्राफ नहीं बनाते, उस ग्राफ के हिसाब से हम साइन कन्वेंशन का पता लगाते हैं कि एक्स एक्स के जो नेगेटिव साइड है उसके रिस्पेक्ट में मापी जा रही है, या एक्स एक्स की पॉजिटिव साइड में के रिस्पेक्ट में मापी जा रही है तो पॉजिटिव हो जाएगी, और नेगेटिव साइड के रिस्पेक्ट में मापी जा रही है तो नेगेटिव हो जाएगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, मैग्निफिकेशन हम करने वाले हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। क्लियर है? लीनियर मैग्निफिकेशन को पहले तो ये सुन लो ध्यान से, एम से डिनोट किया जाता है। लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज। लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज का रेशियो होता है। मतलब m जो होगा आपके पास h1 अपॉन में h2 होगा। h2 होगी हमारे पास हाइट ऑफ इमेज, ये होगी हमारे पास हाइट ऑफ इमेज, और ये हमारे पास होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हो सकता है आपको ऐसा भी देखने को मिले h बाई एच डैश, ये भी कंफ्यूजन की बात नहीं है। इमेज को हम h डैश से डिनोट करेंगे और ऑब्जेक्ट को हम h से डिनोट करेंगे। सिंपल है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान से और देखना कि लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है वो माइनस वी अपॉन में यू भी होता है। ये भी आप अच्छे से दिमाग में नोट कर लेंगे कि माइनस का साइन आएगा डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओ हो भाई 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 करेक्शन हो गया, सॉरी करेक्शन करो। हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज आएगा यहाँ पे, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपके पास h2, यहाँ पे आएगा आपके पास h1, और यहाँ पे आएगा h डैश और यहाँ पे आएगा h। सिंपल ये आ जाएगा। इसको देखकर ध्यान में आया कि ये ऊपर तो ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज की बातें कर रहा, तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है ना। करेक्शन कर लेना। द मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। जो लीनियर मैग्निफिकेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं रेखीय आवर्धन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे भाई, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन हो जाएगा। तो जो रेखीय आवर्धन जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई अपन में बिंब की ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के बराबर होगा लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन। इंग्लिश में मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख दी है, एच डैश अपॉन में एच आ जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू आ जाएगा आपके पास। अब हम बात करते हैं कि किसके लिए पॉजिटिव होगा, किसके लिए नेगेटिव होगा। तो अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें, कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर में जो है दो टाइप की इमेज बनती है, एक तो रियल भी बनती है और एक वर्चुअल भी बनती है। तो रियल इमेज में हमारे पास क्या होता है कि भाई H1 जो होता है ना वो तो हमारे पास पॉजिटिव होता है, ठीक है, रियल में, लेकिन H2 जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो कॉनकेव के लिए रियल में मैग्निफिकेशन भी जो है वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर? अच्छा, ये सुनो ध्यान से कि वर्चुअल की अगर बात करें तो H1 जो होता है वो पॉजिटिव होता है वर्चुअल में, तो H2 भी हमारे पास पॉजिटिव ही होता है वर्चुअल में, तो मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पे कॉनकेव का जो मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है, बोथ आर पॉसिबल, ठीक है। लेकिन अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें, कॉन्वेक्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर की सिचुएशन अलग आ जाएगी। वहां पे आपके पास वर्चुअल ही इमेज बनती है, ऑलवेज वर्चुअल, है ना, ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनती है। ये वर्चुअल और ये समझ रहे हो क्या, रियल, रियल होता है वास्तविक, वास्तविक, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भाई वास्तविक, 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 ठीक है। और वर्चुअल होगा आभासी, ठीक है, आभासी। कल मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन बताया था, उसमें बताया था कि वर्चुअल भी इमेज बनाता है भाई, कौन सा मिरर, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर जो होगा आपके पास वो रियल भी बनाएगा और वर्चुअल भी बनाएगा, दोनों टाइप की इमेजेस बनाता है, ठीक है। ये सिंपल आप ध्यान रखेंगे। तो ऑलवेज वर्चुअल बनाता है कौन, कॉन्वेक्स, मतलब कॉन्वेक्स की बात करें तो यहाँ पे उत्तल दर्पण। अच्छा, ये इसका मैग्निफिकेशन जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो
उत्तल दर्पण का मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन जो है हमेशा पॉजिटिव होगा। ये अपने दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में अच्छे से बात बैठा लेना। अगर आपको ये लग रहा है कि सर आप ज़्यादा इंग्लिश में बता देते हो, हिंदी में कम बताते हो, तो वीडियो में कमेंट किया करो भाई, मुझे कमेंट करोगे तभी पता लगेगा। जब तक कमेंट नहीं करोगे तो मेरे हिसाब से मुझे तो ये लग रहा है कि बच्चों को समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो आप कमेंट जरूर किया करो कि आपको दोनों लैंग्वेज सही तरीके से प्रॉपर समझ में आ रही है नहीं आ रही, ये कमेंट करना आज की वीडियो में जरूर बताना, ठीक है। ये हो गए हमारे पास मैग्निफिकेशन से संबंधित कंटेंट। एक चीज़ और मैं मैग्निफिकेशन में आपको बताना चाहूँगा, ये आपने फॉर्मूले नोट कर लिए होंगे आई होप। अच्छा, मैग्निफिकेशन में अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर वस्तु जो है वक्रता केंद्र के ऊपर रखी हुई है, वस्तु कहाँ पे है, वक्रता केंद्र पर है, केंद्र पर है, वस्तु को रख दिया वक्रता केंद्र पर, तो मैग्निफिकेशन वक्रता केंद्र पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब h1 जो होता है h2 के बराबर होता है, तो मैग्निफिकेशन h1 बाई h2 मतलब कैंसिल हो जाएंगे, बराबर होंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब वक्रता केंद्र के ऊपर मैग्निफिकेशन 1 होता है। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, पूछ सकता है। दूसरी बात करें, अगर h1 जो है h2 से बड़ा है, h1 है h2 से बड़ा है तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आएगा, ठीक है। अगर h1 जो है h2 से छोटा है, h2 से छोटा है तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आएगा। क्लियर है, ये हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट होंगे, ध्यान से समझ लेना। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट को रखना भाई दिमाग में, ठीक है। अच्छा चलो अभी हम बात करते हैं मिरर फॉर्मूला की, देन हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। बाईस मिनट की वीडियो बन गई है, काफ़ी चीज़ें हम इसमें कर लेंगे, अभी 8 मिनट हमारे पास हैं भाई, ठीक है। अच्छा, मिरर फॉर्मूला हम कहें तो मिरर फॉर्मूला दर्पण सूत्र वो होगा हमारे पास 1/f इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u, ये हमारे पास होगा दर्पण सूत्र। मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आपको v और u और f के बारे में पता है, ध्यान से सुन लेना, यहाँ पे नहीं भी पता है तो f होगी हमारे पास फोकल लेंथ, v हमारे पास होगी डिस्टेंस ऑफ इमेज, u हमारे पास होगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये कुछ कंडीशंस आएंगे हमारे पास, अच्छे से नोट कर लेना। ये हमारे पास मिरर फॉर्मूला होगा, आई होप आपको याद होगा और आपको याद करना भी है, कंपलसरी है। अब हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल, छोटा सा न्यूमेरिकल अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं, समझना ध्यान से। क्या है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट हमारी वीडियो का। रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर बात करें तो हम आर की बात करें, वो हमें दिया गया है 20 सेंटीमीटर। अब ये समझो कि ये किसके बात कर रहा है, कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है, और कॉनकेव मिरर के लिए फॉर कॉनकेव मिरर आर इज विल बी नेगेटिव। आर कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो आर की वैल्यू हमारे पास होगी -20 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा है फोकल लेंथ के बारे में, यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे, अवतल दर्पण के लिए आर जो है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। आर बराबर होता है हमारे पास 2f, फॉर्मूला हमने पढ़ा था आर और एफ का रिलेशन, तो f इक्वल टू आ जाएगा r/2, ठीक है। तो -20/2 इक्वल टू आ जाएगा -10 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट होगा। क्लियर है। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड की अगर बात करें तो मैं ध्यान से एक बार मैं जो बोल रहा हूं ना, पहले मैं पूरा न्यूमेरिकल पढ़ूंगा, मैं लिखना इतना पॉसिबल है नहीं वीडियो में, तो मैं पूरा न्यूमेरिकल बोल रहा हूं, आप नोट कर लेना, फिर वीडियो को पॉज करके खुद से सोल्व करने की कोशिश करना, ठीक है ना। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर in front of convex mirror, in front of convex mirror of focal length 10 सेंटीमीटर, an object placed, है ना। देन हमें फाइंड करना है कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करनी है। तो u की हमें वैल्यू दी गई है 20 सेंटीमीटर, और u की वैल्यू तो नेगेटिव कर दो, कुछ भी हो चाहे। f की वैल्यू दी गई है 10 सेंटीमीटर, अच्छा 10 सेंटीमीटर दी गई है, और कौन के लिए, किसके लिए है, कॉन्वेक्स के लिए, तो कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होती है। हमें किसकी फाइंड करनी है, v की फाइंड करनी है। चलो पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करने की बोलिए ना,
तो वहां पे आपको v फाइंड करना, ध्यान से कंसीडर कर लेना। जहां पे भी आपको पोजीशन ऑफ मतलब वस्तु की स्थिति, सॉरी प्रतिबिंब की स्थिति कहां पे है, वो अगर फाइंड करने के लिए बोलेगा तो हम जो है v फाइंड करेंगे। 1 अपॉन में v इज इक्वल टू 1 अपॉन में, अरे सॉरी 1 अपॉन में f इज इक्वल टू 1 अपॉन में v प्लस में 1 अपॉन में u। हमें फाइंड क्या करना है, 1 अपॉन में v, तो 1 अपॉन में v को इधर रख लेते हैं, 1 अपॉन में f माइनस 1 अपॉन में u, ये इसके साइड में आ गया, ठीक है। तो 1 अपॉन में v इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लें तो हमारे पास आएगा f इंटू में u, f इंटू में u, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास u और यहाँ पे आ जाएगा f। अभी वैल्यू पुट कर दो, तो 1 अपॉन में v इज इक्वल टू माइनस का -20 -10 डिवाइड बाई -20 इंटू में इंटू में 10, ठीक है। 1 अपॉन में v इज इक्वल टू आ गया माइनस का 30 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा आपके पास भाई, माइनस का 200, कैंसिल। 1 अपॉन में v दिया गया है तो हमें तो v फाइंड करना है, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 200 बाई 30, ये 0 से 0 कैंसिल, और ये कैंसिल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 6.6666 चलता जाएगा लास्ट तक, तो हम 67 कर देंगे और सेंटीमीटर। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। पोजीशन ऑफ इमेज हमारे पास हो जाएगी 6.67 सेंटीमीटर। क्लियर है। एक न्यूमेरिकल और बता देता हूँ मैग्निफिकेशन से रिलेटेड, और देन अगर और आप प्रैक्टिस चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। ये देख लो, देखो आगे कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की साइज जो है 4 सेंटीमीटर है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर है। जैसे जैसे बोलता जाता ना वैसे वैसे नोट करते जाना। प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया कॉनकेव मिरर के सामने। कॉनकेव मिरर यू की वैल्यू हमें दी गई है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर के सामने। फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ जो है उसकी 20 सेंटीमीटर आपको दी गई है, 20 सेंटीमीटर आपको दी गई है, ठीक है। आपको फाइंड करना है, फाइंड आउट द पोजीशन, नेचर एंड साइज। पोजीशन मतलब v की वैल्यू, नेचर प्रकृति फाइंड करनी है, और साइज ऑफ इमेज, ठीक है। साइज, ये तीनों चीजें हमें फाइंड करनी है। मतलब मैग्निफिकेशन, साइज से मतलब होता है मैग्निफिकेशन, सॉरी H2 फाइंड करना है आपको, सिंपल। ये चीजें हमें दी गई हैं। एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो कि जब हमने कॉनकेव मिरर की हमने बात की थी, तब वस्तु जब फोकस बिंदु, ये आप फोकस बिंदु है मान लो F, और यहाँ पे जब वस्तु को रखा था तब हमारे पास इमेज जो बनी थी वो कैसी बनी थी, वो वर्चुअल बनी थी, ठीक है। अब यहाँ पे भी वर्चुअल बनेगी, ध्यान से देख लो। यहाँ पे क्या होगा कि फोकस दूरी जो है, यहाँ पे वस्तु को कहाँ रख दिया, इन दोनों के बीच में। अब फोकस दूरी देखो 20 है, वस्तु कहाँ रखी है 15 पे। फोकस दूरी अगर 20 है और वस्तु 15 पे रखी है तो सिंपल सी बात है, वस्तु जो है फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच में रखी हुई है। फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच में वस्तु को रखा गया है, तो हम मिरर फॉर्मूला लगा देते हैं। ये दोनों ही आपके पास नेगेटिव होंगे, किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर की बात करा ना, तो कॉनकेव मिरर में दोनों ही आपके पास नेगेटिव होंगे। तो 1 अपॉन में v इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन में, अरे भाई ठीक है, 1 अपॉन में f माइनस 1 अपॉन में u। डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लगाया, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। ये इधर आएगा तो प्लस का ही आएगा, सेम बात है। तो 1 अपॉन में v इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 1 अपॉन में f कितना है, एक बार मैं इसको एलसीएम लेके कर लेते हैं। एफ यू माइनस एफ, ये हमारे पास आएगा। तो 1 अपॉन में v इज इक्वल टू एफ यू कितना, एफ कितना हमारे पास माइनस का 20 इंटू में माइनस का 15, ठीक है। और ये u हमारे पास माइनस का 15 और ये माइनस 20, सबकी वैल्यू हमने पुट कर दी है। 1 अपॉन में v आपके पास आ जाएगा भाई माइनस का 15 प्लस का 20 डिवाइड बाई माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, 30 आ जाएगा आपके पास 300, और प्लस का ही आएगा, प्लस का 300 हो जाएगा। 1 अपॉन में v इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास 5 बचेगा, ठीक है, और ये आ जाएगा 300। तो v की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 300 डिवाइड बाई 5, मतलब v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 60 सेंटीमीटर। v की वैल्यू आ जाएगी 60 सेंटीमीटर। अच्छा, आपसे पोजीशन पूछी थी, मेरे पास पोजीशन आ गई 60 सेंटीमीटर। नेचर हमसे पूछ रहा है, नेचर हमसे पूछता है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट,
ठीक है ना। वर्चुअल एंड इरेक्ट की कंडीशन है, ये जो लास्ट की कंडीशन है अवतल दर्पण में वो सबसे अंतिम जो स्थिति है 6 नंबर पे वही है ये। और अभी हम बात करें मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन मैंने आपको बताया था H2 बटे में H1 इज इक्वल टू माइनस V बटे में U, यही था ना। तो इसको तो एक बार हटा दो। H2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, H1 की अपने पास कितनी है भाई 4 सेंटीमीटर है, V की वैल्यू हमारे पास माइनस ये कितना है 60 है, और U की वैल्यू हमारे पास कितना भाई -15 है, -15 है। तो इसको इससे कैंसिल कर दिया, H2/2 4 और 15 × 3 = 60 और H2 इक्वल टू आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और H2 आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये था न्यूमेरिकल हमारा आज का। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में काफ़ी इंजॉय करते हुए हमने सारे कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर कर लिए हैं, और आज की वीडियो बस इतना ही डिस्कशन करेंगे। जितने भी बच्चे वीडियो को देखते हैं वो सभी वीडियो को लाइक जरूर किया करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें कि आपको दोनों लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। किसी भी अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि हिंदी में ज़्यादा बता देते हैं, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो अगर ये सोच रहे हैं कि आप इंग्लिश में ज़्यादा बता देते हो, तो कमेंट सेक्शन में बताया करो भैया, ऐसे कुछ नहीं पता लगेगा, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन ही हमारे बीच का मीडिएटर है, माध्यम है, जिसको कहते हैं बिचौला है, जो हमारी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाता है। तो उसी हिसाब से मेरे को पता लगेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कितना आपके समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखना है, और अगली वीडियो में हम रिफ्रैक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।